एवरीवन, क्लास 6 विज्ञान एनसीईआरटी की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने 7 अध्याय तक अध्ययन कर लिया है। अब हम अध्याय 8 शरीर में गति आज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अध्याय 8 की शुरुआत करते हैं। तो आइए बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। जब आप अपने नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपको उस स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आइए आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके साड़ी 8.1 भरते हुए देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? आइए इसका पता लगाएं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों का ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को साड़ी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? आइए क्रियाकलापन के जरिए देखते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को
संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही हो? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। हमारी हेडिंग है कंदुकखलिका संधि। कंदुकखलिका संधि। क्रियाकलाप 2। कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन यानी सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज़ को बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज़ के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा है। चित्र 8.3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। ये गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुकखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। हिज संधि। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हिज संधि। ये क्या है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। आइए क्रियाकलाप 3 के जरिए हिज संधि को जानते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज़ अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। आप यहाँ पे चित्र 8.4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज़ के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि ये आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। ये किस प्रकार गति करता है? ये गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुकखलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। तो आइए चित्र 8.4 में जो कुछ ने हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज
संध होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.5, क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? नेक्स्ट है अचल संधि। नेक्स्ट हेडिंग अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियों से भिन्न है, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़ा एक कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल उन संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। आप यहाँ पे एक मानव कंकाल देख सकते हैं। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें तथा और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र 8.7 की तरह आप यहाँ पे चित्र 8.7 देख सकते हैं। ये है टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे। यहाँ पे आप इस चित्र में देख सकते हैं। आइए इस पे चर्चा करें। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। आप प्रयास करिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? चित्र 8.8 में आप देख सकते हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? आइए इसको देखते हैं। ये है हाथ की उंगलियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है फिंगर और ये है हाथ की ये अस्थियां हैं। आइए इन अस्थियों को क्रियाकलाप 4 के ज़रिए देखते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र 8.9 की तरह। अब आप चित्र 8.9 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। हम क्या देखते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करता है। इस शंख रूपी बक्से को पसली यानी पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या ये चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र के गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, जो कि आपकी पीठ पे है। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड
केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? बिल्कुल नहीं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वे अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे को अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.11 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चित्र 8.12 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना होती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों से के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितनी कठोर नहीं हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। अब यहाँ है, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाल एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग इतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है, यह उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों या उपास्थियों से मिलकर बनाया होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। आप फिगर बनाइएगा कंकाल का, मानव कंकाल का एक चित्र आप एक प्लेन पेज पे बना लीजिएगा। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों या उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या हुआ? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि की विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर क्या हो जाती है? अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। तो आइए, जंतुओं की चाल हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं केंचुआ। क्रियाकलाप 5 के जरिए बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही, सोख या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी या टुकड़े पर टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों में
बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूर तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। सॉरी। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को ज़मीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। आइए देखते हैं केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। नेक्स्ट है घोंघा। आइए हम जानते हैं घोंघा के बारे में। क्रियाकलाप 6 के जरिए किसी बगीचे में एक घोंघा पकड़िए। क्या आपने इसके पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं और ये घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। ये कवच एकल एकक होता है और ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। ये घोंघे के साथ खींचता जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद यानी कि पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद की लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? आप इसका पता लगाइए। अब नेक्स्ट है तिलचट्टा। हम अध्ययन करते हैं तिलचट्टे के बारे में क्रियाकलाप 7 के जरिए। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर वाय कंकाल द्वारा ढका होता है। यह वाय कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी होते हैं। अगले पैर संकरी और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देता है। पक्षी। आइए अध्ययन करते हैं पक्षी के बारे में। क्रियाकलाप 8। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं मछली क्रियाकलाप 9 के जरिए। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इससे धीरे से धक्का दीजिए। क्या ये जल पर आगे की ओर तेजी से चली जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखी कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ
विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इसे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सर्प कैसे चलते हैं? आइए देखते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छीड़ियों में असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं। हाँ, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो पहले एवं बूझे के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं भिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं। क्यों हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर फिनिश्ड। कल हम फिर मिलेंगे एक और अध्याय के साथ, अध्याय 9 सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलिए हम आज अपने इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।